हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, कहते हैं कि लहरों से लड़कर ही कश्तियां मजबूत बनती हैं, लहरों से लड़कर ही कश्तियां मजबूत बनती हैं और कठिनाइयों से लड़कर ही तकदीर बनती है। जी हाँ, तो मेरे ऐसे ही प्यारे दोस्त जो कि अपनी तकदीर से भिड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं कृषि पर्यवेक्षक, उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हिंदी की जो तैयारी है वो किस तरह से की जाए। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, हमारा ये जो एग्ज़ाम है कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, उसके लिए 3 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, हिंदी और राजस्थान जी के। एग्रीकल्चर का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम बात कर चुके हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी बात कर चुके हैं और यही बात हम जीके के लिए भी कर चुके हैं। बट हिंदी के लिए हमने वीडियो नहीं बनाया था और मेरे कई जो प्यारे साथी हैं उन्होंने मुझे कमेंट भी किया, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बोला भी कि सर प्लीज़ एक वीडियो जो है वो हिंदी के लिए बना दीजिए। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि हिंदी की हम किस तरह से तैयारी करें, क्या सिलेबस आएगा और आपको कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वीडियो जो है वो अंत तक देखते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। सारे सिलेबस, सारी इंपॉर्टेंट नोटिसेस सारे हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा उस दिन मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कि हाँ, ये मेरे चैनल पर ये सारे वीडियोस हैं और इन वीडियोस से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उस दिन ज़रूर देखिएगा, पर उससे पहले सारे वीडियोस जो इस चैनल पर है प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बनने वाले हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि हिंदी के लिए क्या किया जाए। तो पहले तो समझ लेते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। वैसे आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, तो 15 दिए 45, तो 45 मार्क्स का आपका वेटेज है और ये कम नहीं है। ठीक है, 45 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन पर रैंक डिसाइड हो जाती है, एक क्वेश्चन पर सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है, ये तो 45 नंबर है। ओके, और ज़्यादातर मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि हम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सभी ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, है ना, सभी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, इसके साथ साथ ज़्यादातर हिंदी मीडियम से भी है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी के अंदर इतनी दिक्कत होनी चाहिए, बट ये हिंदी थोड़ी सी अलग है। ओके, अलग क्या है इसके अंदर कि अभी तक हम जो हिंदी पढ़ते आए हैं उसके अंदर हमें व्यवहारिक ज्ञान जो है वो नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। तो ये जो हिंदी है हमारी, यहाँ पर सामान्य हिंदी जो आपको यहाँ लिख रखा है, भाग 1 सामान्य हिंदी, प्रश्नों की संख्या 15 आएगी और पूर्णांक 45 है। तो ये सारी की सारी क्या है, व्यवहारिक हिंदी है, मतलब किस तरह से हिंदी का एप्लीकेशन किया गया है, किस तरह से उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पास सिलेबस नहीं है अभी तक, तो सिलेबस आ चुका है आपके सामने, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये सुरक्षित रहे। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा, नहीं लिया तो जल्दी से लीजिए। हम बात करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज़ हम बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट पॉइंट है इस सिलेबस का, वो है दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद। ओके, तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये बात मानकर चलना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है। एक तो आएगा कि संधि कौन सी है ये बता दीजिए, द्विगु संधि है या हमारे इसके अंदर द्विगु समास है, इसके अंदर हमारे संधि किस प्रकार की हो रही है। ठीक है, दीर्घ संधि है या विसर्ग संधि है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको वर्ड दे देगा और फिर कहेगा इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है ये पेपर में ज़रूर आने हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये टॉपिक अच्छे से कंटेस्ट कर लिया तो आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, वो कंफर्म हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो उपसर्ग एवं प्रत्यय एवं इनके संयोग से बनने वाले शब्द, मतलब क्या है कि ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे हमारे छोटे छोटे शब्द हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है कि हम किसी दूसरे शब्द के अगर आगे लगा देते हैं तो उसको उपसर्ग कहेंगे और किसी शब्द के पीछे लगाते हैं तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं
उपसर्ग और प्रत्यय इनका उपयोग क्या होता है। जैसे नि है, निस्वार्थ, तो नि का मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं, या फिर हम कह सकते हैं बिना। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इस उपसर्ग का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है जैसे निश्चल, तो निश्चल के अंदर हमारा उपसर्ग क्या है, तो वो नि है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि उपसर्ग को पहचानिए, या फिर आपको पूछ लेगा प्रत्यय को पहचानिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के। या तो आपसे उपसर्ग या प्रत्यय का मतलब पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा इसके अंदर प्रत्यय है। ठीक है, ये इसके अंदर बनता है। दोनों जो हमारे टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगर कहाँ से पढ़ना है ये जानना चाहते हैं तो लास्ट में एक बार हम इसको डिस्कस कर लें। लास्ट में हम बुक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आगे देख लें। नेक्स्ट हमको यहाँ पर दिया हुआ है समस्त या फिर सामासिक पद की रचना करना किस प्रकार से होती है और सामासिक पद का विग्रह कैसे होता है। ठीक है, तो सामासिक पद जो है उनका निर्माण और उनका विग्रह, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट सा हमको लगता है, पर अभी तक जो पेपर्स हुए हैं, जैसे डबल एयू का पेपर हुआ, एयू का पेपर हुआ, ठीक है, और पहले जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसमें से भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बट ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समास और संधि विच्छेद था। ठीक है, चलिए फिर बात करें शब्द युग्मों का अर्थ भेद। अब शब्द युग्म कहाँ से आएंगे, हमारे उपसर्ग प्रत्यय के अंदर वैसे कवर हो जाएंगे, बट शब्द जो युग्म है उनका अर्थ निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मान लें कि जो पूछा गया है दशानन, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दश है आनंद जिसके, मतलब क्या है, 10 सिर है जिसके, उसको हम क्या कहेंगे, दशानन या फिर रावण। तो इस तरह से जो है इन शब्द के युग्मों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये हमारे इस पूरे के पूरे सिलेबस का वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या कहा मैंने, वन ऑफ द सिंपलेस्ट है, मतलब सबसे सिंपल नहीं है, इससे भी सिंपल एक चीज़ और आने वाली है, पर ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट है। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपको विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है, आपको सुबह शाम एक पेज कोई सा भी लेकर आपकी बुक का जिसके अंदर विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हो, उसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डे दूसरा पढ़ लो, इस तरह से एक एक पेज करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 को है ना, 18 को होने वाला है ना, ठीक है, सितंबर में। तब तक आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी तैयारी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट बात करें शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। तो उसमें एक अशुद्ध शब्द लिखा जाएगा, जैसे स्कूल है तो उसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा है, वहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी और पूछ लेगा कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, या फिर अशुद्ध शब्द दिया है तो इसको शुद्ध रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे उपस्थिति है तो उसका शुद्ध रूप किस तरह से लिखा जाएगा, मात्राएं किस प्रकार से हैं, ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि सारे वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं, मात्रा एक जैसी लिखती है, बड़े ई की है, छोटे ई की है, छोटे ऊ की है, बड़े ऊ की है, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं और ये हमारे नेगेटिव मार्किंग करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, फिर बात करें वाक्य शुद्धि, मतलब जो हमारे वाक्य दिए हुए हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की अशुद्धि होगी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और इसके ऊपर बेसिकली हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत कम इसके अंदर आएगा कि वाक्य को शुद्ध रूप से लिखिए। ठीक है, पर फिर भी हमको पता होना चाहिए किस प्रकार से जो हमारी व्याकरण से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या क्या है। ठीक है, जैसे कहीं पर हम मान लें कि पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए, पूर्ण विराम दे दिया। ठीक है, कहीं पर हलंत नहीं आना है, वहाँ हलंत दे दिया, तो इस तरह की अशुद्धियाँ हमें पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बात करें इसमें, नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द। ठीक है, तो पूरा जो इसके अंदर कोई एक हमको लाइन दे रखी है, उस लाइन के लिए कोई एक शब्द दिया हो, ठीक है, वो पहचानना। तो ये नॉर्मल आप इससे पहले वाले टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसकी अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात करें पारिभाषिक शब्दावली, मतलब जो हमारे प्रशासन के अंदर उपयोग होने वाली या फिर हमारे डेली लाइफ में उपयोग होने वाले कई शब्द हैं, उन शब्दों का कहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हिंदी की वोकेबलरी है।
ओके तो हिंदी की वोकेबलरी कहाँ से आएगी? जब आप व्याकरण पढ़ोगे, और इतना हार्ड नहीं है व्याकरण। जब आप पढ़ने लगोगे, जब आपको बुक्स मिल जाएगी, बुक्स से आपको पता लग जाएगी इस बुक्स में से पढ़ना है, तो जैसे जैसे पढ़ोगे अपने आप ये जो पारिभाषिक शब्दावली है आपके सामने आएगी और इससे बहुत इजीली याद हो जाएगा, अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर बात कर ले लास्ट और सबसे सरल जो हमारे टॉपिक्स है वो आ चुके हैं दोस्तों। कौन से हैं? एक तो है मुहावरे और एक लोकाक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और लोकाक्तियाँ बहुत सिंपल सी आती है, इनका अर्थ जो है वो पूछा जाता है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, या फिर ये हमारा अर्थ है तो इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने सिलेबस के बारे में पूरी बात कर ली। अगर कोई डाउट है तो यहीं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है वो चीज़ मैं बता चुका, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, फिर भी 3 बातें हमें ध्यान रखनी है हमारे तैयारी के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि हिंदी को कम नहीं समझेंगे। ठीक है, हिंदी छोटी है, हिंदी जो है वो हमारे लिए सरल है। ठीक है, छोटी मतलब ऐसा नहीं कि लैंग्वेज छोटी है, लैंग्वेज बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, हमारी मातृभाषा। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी करें? सरलता की। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी, तीनों में से सबसे सरल यही है। ठीक है, तो सरल है तो इसका मतलब कि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर ये मान के चलते हो ना तो आप नेगेटिव मार्किंग कर जाओगे। ठीक है, इसीलिए ये सोच के चलना कि मुझे इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करने, पूरे के ऊपर मेरी नज़र जो है वो नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है अटेम्प्ट करो, पर ये अटेम्प्ट जो है वो टोटल 15 में से मान के चलो कि आपको अबव 10 क्वेश्चंस जो है वो एक बिल्कुल एवरेज बच्चा भी कर जाएगा। तो हमें इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल टेक्निक है। कोई इसके अंदर हमें माथापच्ची नहीं करनी है, कोई हमें इसके अंदर अपने ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुबह शाम 1 घंटा जो है वो आप हिंदी के लिए निकाल लीजिए। 1 से 2 घंटे पर्याप्त हैं, आप हिंदी बहुत अच्छी कर जाएंगे। ठीक है, बिना टेंशन के, कोई दबाव नहीं रखना है कि मैं किस तरह से तैयारी करूंगा, कुछ नहीं करना है। जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं, मुझे मुहावरे पढ़ने हैं, लोकाक्तियाँ पढ़ना है, उनको दिन के अंदर या 1-2 घंटे जो है वो आप देखकर बहुत अच्छे से हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, आपके जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे इसके अंदर उसको मत छोड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेप्शन है उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो हमें लगता है कि ये तो बहुत सरल है वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ने, एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से इसके याद करने हैं। ठीक है, याद करने की एक सिंपल सी टेक्निक जो मैं हर बच्चों को बताता हूँ, मैं खुद के ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता चुका हूँ, वो भी ट्राई कर चुके हैं और उन्हें इससे सक्सेस मिली है। कौन सी? कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है ना तो उसको अपने सामने रख लो बस। ठीक है, दिन रात वही चीज़ मेरे सामने रहेगी तो मुझे दिखेगी, और दिखेगी तो मुझे याद आएगी। और अगर मैं उसको दिन में 1 बार भी पढ़ लेता हूँ और लगभग मैं अगर इसको कुछ दिनों तक पढ़ता रहूँ, कुछ दिनों तक अगर इसको 5-5 मिनट भी देखकर याद करता रहूँ तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हिंदी बहुत अच्छी होगी आपकी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम बेस की बात करते हैं। तो हमारा जो बेस है वो क्या है? आरबीएससी की किताब है। ठीक है, तो आरबीएससी के अंदर एक बुक चलती है हिंदी व्याकरण एवं प्रबोध, जो है हमारी बुक है, जो 9वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए चलती है। ये एक सिंगल बुक आएगी आपकी और ये स्टेशनरी पर बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपके लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, अगर अभी तक भी नहीं करा और अब बेसिक से स्टार्ट करें हिंदी से, तो ये बुक हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, आरबीएससी की बुक है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। इसके अंदर से अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सी? हिंदी व्याकरण एवं प्रबोध। ठीक है, चलिए फिर बात कर ले नेक्स्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। तो ये उसका एक इंडेक्स है, वो जो मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर और इसका एक इंडेक्स लगाया, देख सकते हैं। ठीक है, लिपि परिचय दे रखा है हमको, फिर उसके बाद शब्द विचार दे रखे हैं कि शब्द रचना के आधार पर कैसे, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने हैं। ठीक है, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें। तो ये वाक्य बनाने के लिए हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस बुक से बहुत ईजिली हिंदी कवर कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी, आपके वाक्य के अंदर शुद्धि, आपके समास, संधि, ठीक है, संधि विच्छेद आ गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हर चीज़ इसके अंदर आपकी कवर हो जाती है। तो अब अगर आप बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बुक से बेस्ट बुक आपके लिए नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे बेसिक से स्टार्ट करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसी बुक जो कि मास्टर्स के लिए है। मतलब अगर आपका बेसिक कंप्लीट है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसी तैयारी करूं जिसके अंदर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हिंदी के हर क्वेश्चन मिल जाए, हिंदी की पूरी डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज मिले, तो ये है आपके लिए बुक। कौन सी? सामान्य हिंदी, जो है डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा। ये बुक भी स्टेशनरी पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और जाकर सिर्फ इतना सा कहना होता है राघव प्रकाश की बुक दे दो, ये बुक आपको मिल जाएगी। काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। राघव प्रकाश जी ने इस बुक को जब लिखा था, मैंने मेरे AAO के लिए भी यही किताब पढ़ी थी और बहुत इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। तो अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं और कि आपका बेसिक कंप्लीट है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देना चाहते हैं, तो इस बुक से बेस्ट नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहें कि नहीं मैं RS लेवल की तैयारी कर लूँ, उसके लिए हिंदी पढ़ लूँ, तो भी ये बुक आपके बहुत काम की है, ठीक है। इसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी तो नहीं कह सकते हम ये, पर ठीक ठाक बुक है एक, जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं हिंदी से रिलेटेड, वो सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हर टॉपिक के अंदर जब एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसके आगे कई जगह लिखा हुआ भी, RS के अंदर पूछा है, रीट में पूछा हुआ है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए वो भी मिल जाएंगे। तो आप इससे अपनी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो था हमारा हिंदी के ऊपर कि हिंदी की तैयारी किस तरह से की जाए, कौन कौन सी किताबें पढ़ें और किस तरह से हम इसको बहुत अच्छी तैयारी दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है 24/7। आप जब चाहे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए या इस टॉपिक के अंदर डाउट है, ये बता दीजिए, तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। और अगर आपके कोई दोस्त या फिर आपके परिवारजन कोई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।